और अब बारी जम्मू से बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। बताते चले कि इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है हमारे जवानों के द्वारा। इलाके में और भी आतंकी के छिपे होने की फिलहाल खबर है और जिसके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। बांदीपोरा से ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के, जहां एक मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है और भी आतंकी के छिपे होने की खबर है, जिसके लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, इससे पहले भी तमाम आतंकी हमले देखने को मिले, चाहे वो पूंछ हो, चाहे वो राजौरी हो। उसके बाद रियासी में जहां पर आतंकी हमला देखने को मिला, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक ली। उसके बाद से आज फिर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू से बड़ी खबर बांदीपोरा में, जहां खबर ये मिली जवानों को कि यहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार उस इलाके में चलाया जा रहा था। मुठभेड़ हुई, उसमें एक आतंकी को मार गिरा के बड़ी सफलता हासिल हुई। फिलहाल खबर यह भी है कि और आतंकी छिपे हुए हैं, कहां पर हैं, कितने हैं, इसकी अभी कोई भनक नहीं, लेकिन इसके पीछे की पूरी कार्रवाई जवानों के द्वारा जारी है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, जिसमें इस मुठभेड़ बांदीपोरा में एक मुठभेड़ हुई है, जहां पर हमारे जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें जहां सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है जवानों के द्वारा बांदीपोरा इलाके में। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू में जाएंगे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। जी हां, जम्मू में लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, उसकी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जानकारी लेंगे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सीडीएस को ऑपरेशन ब्रीफ करेंगे और साथ ही सुरक्षा को लेकर सीडीएस हाई लेवल बैठक भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू को लेकर जैसे ही नई सरकार गठित हुई, उसके बाद सबसे पहले अगर फोकस है किसी का तो वो जम्मू कश्मीर में है। फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक हो या फिर सीडीएस अनिल चौहान का जाना, वहां पर लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी फीडबैक ली जाएगी। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सीडीएस अनिल चौहान को पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग करेंगे कि कैसे कैसे कहां पे ऑपरेशन ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे वो बांदीपुरा हो या फिर पूंछ। हर जगह पर यह देखा जाएगा, जहां जहां भी जम्मू कश्मीर में या आतंकी छिपे होने की या जहां पर आतंकी हमले करते हैं, लगभग जो डेस्टिनेशन वो चूज करते हैं, वहां पर जहां पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान को जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं वो पूरी ब्रीफिंग देंगे। सुरक्षा को लेकर सीडीएस एक हाई लेवल की बैठक करेंगे, क्योंकि लगभग अब वो समय आ गया है कि जम्मू को लेकर जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके अंदर जो खौफ विद्यमान है कि आतंकी हमला कभी भी हो सकता है। क्योंकि दो बड़े हमले अभी पहलगाम में हमने देखा, जहां पर राजस्थान के ही दो कपल्स को गोली लगी थी, फराह वापस लौट गई थी। वहीं उसके बाद फिर हमने देखा रियासी में एक श्रद्धालु के बसों को टारगेट बनाया गया था। तो हाई लेवल बैठक अब लगातार चल रही है ताकि जम्मू में शांति व्यवस्था कायम किया जा सके। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू डिवीजन में पनपे आतंकवाद को सख्ती से कुचलने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने सभी एजेंसियों को मिशन मोड में रहने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा करने के साथ अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कवर को अभेद्य बनाने के निर्देश दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में जम्मू में आतंक पर जोर प्रहार का प्लान भी तैयार हुआ है, जिसमें इनोवेटिव तरीकों से आतंकियों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ है, देखिए खास रिपोर्ट में। आतंक के सफाई का बिग प्लान। एक्शन मोड में आए डोभाल और ढुल्लू। पीर पंजाल में सेना ने बिछाया जाल। ऑपरेशन ऑल आउट एक्शन आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है।
आतंकियों के संहार का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ है जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की भी रूह कांप जाएगी। 2 राउंड में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके सफाई की रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन के साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू भी शामिल हुए। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के 2 राउंड में क्या क्या हुआ, अब इसे भी जानिए। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकने, एलओसी पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे से शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ है। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का फोकस इस पोस्टर से साफ जाहिर होता है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन लिखा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी के बजाय जम्मू डिवीजन को टेरर लैंड बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की नापाक साजिश बीते साल से जारी है, इसलिए अब सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि साल 2012 से जम्मू और कश्मीर के रियासी में कभी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। लेकिन बीते साल से जारी दहशतगर्दी के खेल में इसी महीने की 9 जून की तारीख को आतंकियों के अंत की डेडलाइन तय हो गई, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली। इस आतंकी वारदात में 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। रियासी अटैक के साथ जम्मू में अलग अलग आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में कुल 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह एनएसए अजित डोभाल के साथ इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। चलिए, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि जल संकट के बीच लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जारी और आज एक बार फिर से बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में जुट गई है। जी हां, दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के बता दें कि लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और इसमें बताया जा रहा है कि 7 सांसद अपने अपने क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन करेंगे। हर दिन 50 लगभग तमाम लीटर पानी से दिल्ली जो है वो उसकी कमी से जूझता रहता है। दिल्ली इस वजह से क्योंकि दिल्ली के पास अपने सोर्स की पानी नहीं है, दिल्ली पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है और यही रीजन है कि हर साल जो राजधानी है वो पानी की किल्लत से जूझती है। लेकिन एक तरफ पानी से किल्लत से आम जनता परेशान है, तो वहीं अब दिल्ली में पानी के कमी की पर जो राजनीति है वो चरम सीमा पर दिख रही है। लगातार बीजेपी के द्वारा न सिर्फ बीजेपी बल्कि लोकसभा में जो कांग्रेस और आप एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस भी इस बार दिल्ली में जल संकट पर अलग से विवाद खड़े हुए हैं। उनके तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और कल जल शक्ति मंत्री यानी कि आतिशी ने भी पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा था। पीने का पानी लेकर आएंगे ये आतिशी की ओर से झूठ। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव। भीड़ का निशाना बना दफ्तर, जल बोर्ड ऑफिस के शीशे टूटे। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। ये मटका नहीं, गुस्सा फूट रहा है। प्यासी, तड़पती और त्राही त्राही करती दिल्ली की आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि पानी के लिए दिल्ली में टैंकर युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली का कंठ इस कदर सूख चुका है कि लोग दहाड़ मार रहे हैं। सरकार से गुहार लगाने के लिए भरी दोपहरी में कहीं मटके फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं खाली बाल्टियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और चौंकाने वाली बात, ये तस्वीरें राजधानी के एक दो इलाके की नहीं, बल्कि कई हिस्से की हैं। दिल्ली में पानी की मारामारी ऐसी है कि टैंकर आता नहीं कि खाली हो जाता है। लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि जरा सी भी देर हुई तो नहाना तो दूर, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला, चिल्ला गांव, और यही वजह है कि टैंकर के पहुंचते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। घंटों इंतजार और मशक्कत के बाद लोगों को बाल्टी भर पानी नसीब होता है। दिल्ली के गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी, ओखला और चिल्ला गांव से जो तस्वीरें आई, उसने दिल्ली के जल संकट के व्यापक होने का खौफ पैदा कर दिया है। देखिए अभी टैंकर पहुंचा है और जरा विजुअल के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। ये संजय कैंप का इलाका है। संजय कैंप चाणक्यपुरी में बना हुआ है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं और यहाँ जब पानी का टैंकर पहुँचता है तो ये हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। आप देखिए, टैंकर पहुँचने से पहले ही टैंकर के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, अपना पाइप डालते हैं और अपने अपने हिस्से का पानी यहाँ से निकालने की जद्दोजहद और मशक्कत शुरू हो जाती है। सरकारों के पास भी दिल्ली के लोगों की ये तस्वीर पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार लोग तो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने में व्यस्त हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई, उस लीकेज और काफी सीवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब दिया दिल्ली से सांसद बांसुरी, स्वराज और मनोज तिवारी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री आतिशी जी से, किस मुंह से वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करती है? किस मुंह से वो बाकी प्रदेशों पे, हरियाणा पे दोषारोपण करती है? खुद उनकी एक निकम्मी सरकार है जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ काम नहीं करती। अगर इन्होंने समय रहते दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत कर दी होती, इल्लीगल टैंकर माफिया में नियंत्रण कर लिया होता, तो दिल्ली आज बूंद के लिए तरस नहीं रही। धूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है, जिसमें 76 छेद है। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। हरियाणा से, यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं।
और इधर पोप फ्रांसिस पर किए गए केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल मचा तो केरल कांग्रेस ने फिर एक पोस्ट कर माफी मांगी और कहा कि किसी धर्म का तिरस्कार करना कांग्रेस की परंपरा नहीं। दरअसल केरल कांग्रेस ने इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप की मुलाकात की फोटो साझा करते हुए तंज कसा था और लिखा था कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया। ये कांग्रेस केरल की तरफ से जो ट्वीट आया था, फाइनली द पोप गॉट अ चांस टू मीट गॉड, यानी कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल गया। उसके बाद अब सफाई कांग्रेस की तरफ से दी गई है कि कांग्रेस किसी भी धर्म के खिलाफ उनकी ये परंपरा नहीं है कि किसी की धर्म के खिलाफ वो कुछ भी तंज कसे। फिलहाल इसको लेकर भी सियासत जारी है। जब G7 ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये इटली में जब G7 में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, पोप से मुलाकात की थी, वीडियो भी ये वायरल हुआ था। उसके बाद केरल कांग्रेस ने इस पर तंज कसा कि आखिरकार पोप को मौका मिल गया भगवान से मिलने का। फिर केरल कांग्रेस का माफीनामा भी आया कि जहां पर उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। इसको लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा, बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस भी आए। फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमला बोला करा गया। वही केरल जहां के वायनाड से इस बार फिर सांसद जीतकर राहुल गांधी आए हैं। और वहीं एनसीईआरटी के सिलेबस में बाबरी मस्जिद का नाम हटाने को लेकर एक विवाद फिर सामने आ चुका है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा किया गया है। नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया और बाबरी मस्जिद के ढांचे को 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज में किया गया है। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया और इसे बड़ी गलती बताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी जिसको सीबीएसई बोला जाता है। सीबीएसई की पढ़ाई, क्योंकि 3 बोर्ड होते हैं, एसएससी, सीबीएसई और यूपी, तो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं। अब 12वीं की क्लास में जो 1992 में यानी कि जो लड़ाई हुई थी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, उसके ढांचे को अब बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर 3 ढांचे का नाम किया गया और उसको लेकर अब लगातार सत्येंद्र जैन की तरफ से बयान आ रहे हैं। 22-23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। और अब बताते चले आगे खबरों में बढ़ते हुए कि जहां पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम का मुद्दा उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 जून को ना सही 16 जून को सही विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया, जिससे सियासी बवाल शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।
जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एलॉन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।